नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 और 10 में विषय हिंदी में आज हम पढ़ने वाले हैं मुहावरे और कहावतें। तो चलो हम शुरू करते हैं कि मुहावरे किसे कहते हैं। वैसे देखा जाए तो कक्षा 9 और 10वीं दोनों में मुहावरे और कहावतें हैं वो पूछे जाते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। दीर्घ काल तक व्यवहार में आने वाली भाषा में कुछ विशेषताएं अपने आप आ जाती है। भावों की अभिव्यक्ति कलात्मक रूप ले लेती है। बात कहने का ढंग आकर्षक बन जाता है। भाषा में मुहावरों का समावेश इसी प्रकार की एक विशेषता है। इसे देखा जाए तो हमारी जो सामान्य भाषा में बोलते हैं, पर जब भी हम मुहावरे का अपना व्यवहार जीवन में भी हम उपयोग करते हैं तो उनकी एक अलग विशेषता रहती है। तो हमारे जो भावों की अभिव्यक्ति है तो वो एक कलात्मक रूप है वो धारण कर लेती है। हमारा जो कहने का ढंग है वो सामने वाले के लिए आकर्षक बन जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मुहावरों का महत्व क्या है। मुहावरों के समुचित प्रयोग से भाषा की सुंदरता और कलात्मकता बढ़ जाती है। मुहावरों का सटीक प्रयोग भाषा को जानदार बना देता है। मुहावरेदार भाषा अधिक मार्मिक होती है। मुहावरों का महत्व क्या है? तो कि जैसे कि हम अपने व्यवहारू जीवन में और हमारी भाषा में जब भी हम मुहावरों का समुचित यानी कि एक ही साथ जब हम प्रयोग करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, तो हमारी जो भाषा है, हमारा जो कहने का ढंग है, वो भाषा में भी सुंदरता और कलात्मकता आ जाती है जो सामने वाले को आकर्षित करती है। और जब भी हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा है वो जानदार लगती है और हमारी भाषा भी मार्मिक लगने लगती है कि मतलब उसमें ऐसा कुछ मर्म है वो समाया हुआ है। जैसे कि हम अपनी सामान्य भाषा में कोई शब्द कहे और जब हम मुहावरेदार भाषा में कहे तो उनकी असर है वो ज़्यादा रहता है। अब देखते हैं कि मुहावरा क्या है। जब कोई शब्द समूह अपने मूल या सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट लाक्षणिक अर्थ में प्रचलित हो जाता है तो उसे कहते हैं मुहावरा। मुहावरा किसे कहते हैं? कि जब कोई शब्द समूह है अपना मूल यानी कि अपना जो सामान्य अर्थ है उसे छोड़कर कोई विशिष्ट या कोई लाक्षणिक अर्थ में जब बोला जाता है, जब प्रचलित होता है तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे एक उदाहरण भी दिया गया है कि पेट काट काट कर धन जोड़ना। तो पेट काटना, जिसका काटना सामान्य अर्थ क्या है? काटना सपने का मतलब कि तोड़ना, ऐसे ही। पर जब यहाँ पे पेट काटना जो मुहावरेदार भाषा में यूज़ किया है, मतलब कि कंजूसी करके या फिर थोड़े ऐसे पैसे है वो जमा करना, इस भाषा में जब तो मुहावरेदार भाषा रहेगी तो उनकी असर भी ज़्यादा रहेगी और उनमें एक मार्मिक मर्मक जो उनकी भाषा है वो रहती है। देखते हैं मुहावरों में प्रायः शरीर के अंगों, प्राकृतिक वस्तुओं या अन्य पदार्थों का उल्लेख होता है। ऊपरी तौर पर इनका अर्थ अटपटा और निरर्थक प्रतीत होता है। कैसा होता है? तो मुहावरेदार है जो मुहावरा है उसमें हम ज़्यादातर शरीर के अंग है, फिर हमारी प्राकृतिक वस्तुएं है और साथ ही साथ अन्य ऐसे पदार्थों है जिनका उल्लेख है वो किया जाता है। और ऊपरी तौर पर यानी कि देखा जाए तो उनका जो अर्थ होता है वो कैसा होता है? थोड़ा अटपटा होता है और निरर्थक भी होता है। मतलब इसका जैसे ऐसे ही लगता है, प्रतीत होता है, मतलब कि हमें ऐसा लगता है कि उनका मतलब कोई अर्थ ही न हो, परंतु इनसे जो सांकेतिक अर्थ निकलता है वह महत्वपूर्ण होता है। इसके कारण भाषा सजीव, प्रवाही एवं आकर्षक बनती है। जैसे कि तुम तो बस दिन भर दूसरों की टोपी उतारते रहते हो। अभी देखो कि यहाँ पे मतलब ऐसा बताया गया है कि ऊपरी तौर पे देखा जाए तो उनका जो अर्थ होता है वो थोड़ा अटपटा और निरर्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ ना निकले ऐसा प्रतीत होता है हमें। पर ये जो उनका जब सांकेतिक यानी कि जो सांकेतिक अर्थ निकलता है तब वो कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए जब भी मुहावरेदार भाषा यूज़ होती है तो हमारी जो भाषा है वो सजीव, प्रवाही एवं आकर्षक है वो बन जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, क्या? तो तुम तो दिन भर दूसरों की टोपी उतारते रहते हो। तो वैसे देखा जाए तो टोपी उतारना जिसका अर्थ क्या है? तो कि सिर से टोपी उतारना, ऐसा हुआ है। पर ये हमारी सामान्य भाषा है जिसमें हम टोपी उतारना मतलब कि सिर से टोपी नीचे उतारना, हम ऐसा सोचते हैं। जब मुहावरादार का जो अर्थ रहता है तो उसका मतलब होता है दूसरों की बेइज्जती करना।
ठीक है, तो ऐसा उनका है वो अर्थ है वो निकलता है। इसी प्रकार यहाँ पे एक दूसरा उदाहरण दिया कि पेट काट काट कर धन जोड़ा है, ठीक है, तो उसमें काटने शब्द का सामान्य प्रयोग अर्थ नहीं हुआ है, ठीक है, काटना मतलब वो वाला काटना है जो हम समझते जो सामान्य अर्थ है वो नहीं हुआ है। यहाँ पे पेट काटने का मतलब क्या है, तो बहुत कंजूसी करके या फिर बहुत मुश्किल से धन है वो कमाना। तो एक ही तरह से मुहावरा, जब भी मुहावरे का अर्थ होता है तो उनका कुछ अलग ही अर्थ है वो निकलता है, जो हमारी सामान्य भाषा से अलग रहता है, जिसके कारण हमारी जो भाषा है वो सजीव, प्रवाही एवं सामने वाले के लिए आकर्षित बन जाती है। यहाँ पे देखो तुलनात्मक अध्ययन के लिए सामान्य और कुछ मुहावरे से युक्त साथ साथ दिए गए, जिसके सामान्य कथन है गुंडे को पकड़ने में पुलिस को बहुत कठिनाई हुई, ठीक है, यहाँ पे सामान्य अर्थ दिया गया है कि हम सामान्य कथन है जो क्या है कि भाई गुंडे को पकड़ने में पुलिस को बहुत कठिनाई हुई। इसके जगह मुहावरे में प्रयोग किया गया कि गुंडे को पकड़ने में पुलिस को पसीना आ गया, ठीक है, पसीना आ गया मतलब कि जो कठिनाई हुई उनका एक, हम कहते हैं ना, एक विशिष्ट अर्थ दिखाया है, तो वो बताया पसीना आ गई। तो सामान्य कथन से हमें यहाँ पे जो मुहावरे का जो प्रयोग करता है तो वो ज़्यादा उचित एवं आकर्षित लगता है। जैसे यहाँ पे देखो, भारतीय टीम की विजय से मुझे बहुत आनंद हुआ, और यहाँ पे भारतीय टीम की विजय से मेरा दिल उछल पड़ा। तो ये जो मुहावरे का जब हम प्रयोग करते हैं, इससे जो बोलता है तो सामने वाले को वो भाषा है वो आकर्षित लगती है। आगे देखते हैं, बहुत समझाने पर भी वह विचलित न हुआ। तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ, विचलित न हुआ, यानी कि वह टस से मस न हुआ। फिर यहाँ पे देखो, मजदूर अपना दुख मन में ही दबाकर रह गया, तो यहाँ पर कलेजा थाम कर रह गया। तो हम सामान्य कथन में भी जो अर्थ है वो समझ में तो आता है, ठीक है, पर वो इतनी भाषा इतनी आकर्षित लगती नहीं, बल्कि जब मुहावरे का प्रयोग करते हैं तो वो भाषा हमारे लिए सजीव एवं आकर्षित लगती है। तो इसी तरह से आपकी कक्षा 9 और 10 में मुहावरे का अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग है वो आपको अपनी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो इसके हिसाब से आपके जो भी इकाई रहेगी उस इकाई में मुहावरे का प्रयोग भी दिया जाता है, तो वो भी आपको ध्यान में लेना है। आगे देखते हैं मुहावरों का सार्थक वाक्यों में प्रयोग। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते समय उनसे सूचित होने वाले अर्थ को भली भांति समझ लेना चाहिए। देखिए, उसमें से जो अर्थ निकलता है उसे हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, उदाहरण तौर पे दिया गया है, वह लकड़ियाँ बेचकर अपना पेट भरता था। तो देखो, पेट भरना मतलब पेट में कुछ डालना नहीं है, मतलब मुहावरे का जो प्रयोग किया गया इसका मतलब क्या है कि उसको भोजन करना। पर यहाँ पे भोजन करना वैसा भी नहीं है कि ठूस ठूस के खाना, ठीक है, हम सामान्य अर्थ ऐसा निकाल सकते हैं कि पेट भरता था मतलब कि वो ठूस ठूस के भोजन करता था, पर नहीं, ठीक है, पर क्या निकलेगा यहाँ पे अर्थ, तो कि वो गुजारा करता था या कि जीवन निर्वाह करता था, कि वो अपनी लकड़ियाँ बेच के अपना गुजारा करता था। फिर देखो, अब तुमने गाली दी तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूँगा। तो जबान खींचना मतलब कि जबान बाहर नहीं निकालना है, मतलब कि उसका मुंह है वो बंद करना है। बात न बनाओ, अपनी गलती स्वीकार करो। जैसे कहते हैं ना, तो ये जो सब अर्थ है यहाँ पे जो दिए गए हैं, तो हम सामान्य भाषा से थोड़ा विशिष्ट होकर हमें सोच के है वो मुहावरे का प्रयोग है वो किया जाता है। तो ये थे हमारे मुहावरे, जिसका अर्थ क्या होता है और किस तरह से उनका प्रयोग है वो करते हैं, और उनका महत्व भी हमने देखा कि मुहावरेदार भाषा है वो सामने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही आकर्षित रहती है। आगे देखते हैं जो है कहावतें। ये जो कहावतें हैं को कक्षा 9 और 10वीं दोनों में 1 मार्क में पूछी जाती है। देखते हैं उसमें भी, हम लोगों को उचित है कि दूसरों के लिए जिए, जो तन मन धन से परोपकार करते हैं वे ही धन्य है। यदि अपने के लिए जन्म गवा दिया तो क्या किया, अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। देखो, यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश की है कि हम लोगों को उचित है कि दूसरों के लिए जो है, ठीक है, हमारे लिए सबसे सही क्या है कि हम दूसरों के लिए अपना जीवन है वो जिए। जो हम ऐसा सोचे हम है वो दूसरों को परोपकार मतलब कि दूसरों की मदद करें, वही हमारे लिए अच्छा है। यदि अपने के लिए ही जन्म गवा दिया, तो ऐसे ही उसने उदाहरण के तौर पर एक दिया है कि अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। तो यहाँ पे देखो, आपको जो
गाढ़े अक्षर में दिया गया है, अपना पेट कुत्ता भी भर लेता है, मतलब तो उनका भी एक अर्थ रहता है। तो ये है कहावत। तो देखो यहाँ पे कि उपयुक्त अनुच्छेद में अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है, वो कहावत है, जो अर्थ का पूर्ण स्वरूप से स्पष्ट करने वाला स्वतंत्र वाक्य है। कैसा है? जो अर्थ का पूर्ण रूप से, मतलब पूरी तरह से उनका जो अर्थ है वो स्पष्ट करता है, ऐसा वो स्वतंत्र वाक्य है, मतलब कि वो दूसरे पे आधार नहीं रहता, जिसका उपयोग किसी कही हुई बातों के समर्थन में प्रयुक्त होता है। अभी कहावत है, उनका उपयोग कैसे होता है? तो कि वहाँ इनका जो उपयोग है वो जब किसी को कोई ऐसी बात कहनी या फिर ऐसी कोई बात कही होगी तो उसके समर्थन में उनको लेके है ये कहावत है, उनका उपयोग होता है या फिर वो कहावत है उसमें प्रयुक्त होती है। कहावत का संबंध किसी न किसी घटना से हुआ करता है। लोग उस घटना से संबंधित कोई पंक्ति गढ़ लिया करते हैं और जब कभी वैसा प्रसंग आता है तब वे उस पंक्ति को दोहराकर घटना जनित बातों की पुष्टि करते हैं। कहावत है, उनका संबंध कैसे? तो कि कोई ना कोई ऐसी घटना है, वो घटना से जुड़ा हुआ रहता है और जब भी वो घटना बनती है तो लोग उस घटना से संबंधित कोई पंक्तियाँ है वो ऐसे बांध लेते हैं, याद कर लेते हैं और फिर जब ऐसा कोई प्रसंग आता है तब उसी पंक्ति को वो दोहरा कर जो घटना बन गई है उन बातों की जानकारी देने में वो करते हैं। जैसे कि यदि कोई किसी कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की बात करे और प्रस्तुति कारण का मौका देने पर कोई बहाना बनाए तो उसके बारे में कहा जाता है। देखो यहाँ पे एक उदाहरण तौर पे क्या दिया गया है कि अगर कोई अच्छा कार्य करने के लिए कोई बहुत ही सुंदर ढंग से वो ऐसा मतलब अपना कार्य प्रस्तुत करने के लिए कहता है और जब भी प्रस्तुति मतलब कि अपना जो कार्य प्रस्तुत करने का हम उसे मौका दे तब वो कुछ बहाना बना देते हैं तो उसके बारे में ऐसा कहा जाता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कि उसको नाचना तो आता नहीं और वो आंगन पर ही दोष लगाता है। मतलब कि जब यहाँ पे क्या कहते हैं, जब कोई विशेष अनुभव सामान्य जनजीवन में सबके मन और बुद्धि पर अपना प्रभाव डालने में समर्थ हो जाता है तब उस अनुभव का कथन कहावत का रूप धारण कर लेता है। क्या कहा गया है कि देखो यहाँ पे जो उदाहरण तौर पे दिया गया है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाचना तो आता नहीं है और जो प्रत्यारोप है वो किस पे लगाते हैं तो कि आंगन पे लगाते हैं कि आंगन टेढ़ा था इसीलिए नाच न पाए। मतलब कि हमारे जो विशेष अनुभव पर हमारे जो सामान्य जनजीवन में सबके मन और बुद्धि पर अपना प्रभाव डालने में जो समर्थ हो जाता है तब उस अनुभव का कथन कहावत का रूप है वो धारण कर लेता है। कहावत लोक से संबंधित है, इसे लोकोक्ति पण कहते हैं। लोकोक्ति मतलब लोगों के द्वारा जो बोला गया है, लोग के द्वारा या फिर लोगों के द्वारा जो उक्ति बोली गई है उसके कारण उसे लोकोक्ति भी कहते हैं, क्योंकि कहावत का भी जो संबंध है वो लोक से है। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, लोक और उक्ति, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। ऐसे कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो, लोकोक्ति यह कहावत कहलाता है। ठीक है, जो लोकोक्ति मैंने बताया कि लोकोक्ति शब्द है वो दो शब्द से बना है। जैसे हम उसको संधि विच्छेद करें तो हमें पता चलता है कि एक लोक और उक्ति, जिसका मतलब क्या होता है कि लोकों में जो उक्ति जो कथन है वो प्रचलित है, जिसे कहते हैं लोकोक्ति। ऐसे कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित होता है, ये जो कथन भी तो किस पे आधारित रहता है तो कि वो लोक अनुभव पर आधारित होता है, इसीलिए उसे कहावत या लोकोक्ति कहलाते हैं। लोकोक्ति या कहावत मानव के अनुभवों की सुंदर अभिव्यक्ति है। यह वर्तमान पीढ़ी को पूर्वजों से उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त होती है। उसमें गागर में सागर अथवा बिंदु में सिंधु भरने का अद्भुत गुण होता है। इनके प्रयोग से भाषा सौंदर्य पूर्ण स्पष्ट तथा प्रभावशाली हो जाता है। देखो जो कहावतें हैं वो मानव के ही अपने जो अनुभव है वो अनुभव की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। साथ ही साथ हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है, हमारी वर्तमान पीढ़ी को हमारे जो पूर्वजों है उससे उत्तराधिकार मतलब कि उससे जो वारस में हमें मिला है उस रूप से हमें वो
प्राप्त हुई है। इसमें ऐसा बताया गया है कि जैसे गागर में सागर भरने की, वैसे देखा जाए तो हम गागर में सागर नहीं भर सकते, मतलब कि उनका जो अर्थ है उतना ही मार्मिक बताया गया है कि सिंधु, जैसे कि बिंदु में सिंधु भरने की जो बात है, ऐसी जो कहावत में बताई गई। और हमारे इनके प्रयोग से हमारी जो भाषा है वो सौंदर्यपूर्ण, स्पष्ट एवं प्रभावशाली है, वो बन जाती है। देखो यहाँ पे भी एक उदाहरण पे थोड़े थोड़े जो दिए गए कि कभी कभी कवियों की मार्मिक सूक्तियों को भी कहावत के रूप ले लेती है। जैसे कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। देखो कोई कोई कवि है तो कवियों ने भी ऐसी कोई सूक्तियाँ लिखी गई है तो उनको भी कहावत के रूप है वो बनाया गया है। जैसे कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। दूसरा दिया गया यहाँ पे, रही मन याचक ता गहे बड़े छोटे हो जात। यहाँ पे तो कि हम जैसे कैसे कि 2.5 अक्षर प्रेम के, कि कोई अगर प्रेम का 2.5 अक्षर भी पढ़ ले तो वो पंडित है वो हो जाते। तो ऐसी ऐसी जो जो कवियों के द्वारा जो सूक्ति लिखी गई है तो उनको भी कहावत का रूप है वो दिया गया है। कहावतों का प्रयोग करने के लिए उनके सूचितार्थ को समझना आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, देखो सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। जिसका मतलब क्या होता है, तो हमें यहाँ पे सांप को भी मारना है और लाठी भी नहीं तोड़ना है, पर इनका जो एक विशिष्ट अर्थ होता है तो ये यहाँ पे मतलब कि उनका अर्थ ये होता है कि काम भी हो जाए और नुकसान भी न हो। मतलब ऐसे ही हुआ ना कि सांप भी मर गए और हमारी लाठी भी नहीं टूटी, मतलब वही हुआ कि हमारा काम भी हो गया और हमें किसी भी तरह का नुकसान भी नहीं हुआ। जहाँ बिना नुकसान उठाए काम करने की बात होती है वहाँ इस कहावत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कैसे कि हमारा काम भी निकल जाता है और हमें कोई नुकसान ही ना हो, इस तरह से जो कहीं बात होती है तो वहाँ पे हमें इस तरह की कहावतें जिनका प्रयोग है वो किया जाते हैं। ऐसा उपाय बताओ कि उससे रुपए भी मिल जाए और संबंध भी न बिगड़े, जैसे कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। देखो कि ऐसा कोई उपाय बताओ कि उसके पास से अगर हम किसी के पास पैसे भी मांगते हैं, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा रहता है कि हम पैसे मांगने के चक्कर में हमारे संबंध भी टूट जाते हैं। तो हम किसी से मतलब पैसे मांगते तो हम ऐसे किसी को बोलते हैं ना कि कुछ ऐसा उपाय करके दिखाओ कि मेरे पैसे भी निकल आए और मेरा जो मेरे रिलेशन है, मेरा संबंध है वो भी टिका रहे। तो हम ऐसा करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है, तो उसी तरह से देखो जो इनका जो प्रयोग है वो किया गया है। तो जैसे आगे हमने देखा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, तो ऐसे बहुत सी कहावतें हैं जिनका एक विशिष्ट अर्थ है वो निकलता है। वैसे हम देखा जाए तो हमारे हम व्यवहारू जीवन में भी हम उनका उपयोग है वो करते रहते हैं। तो उसके साथ ही आपको वर्कशीट में भी ऐसी बहुत ऐसी कहावतें हैं जो मैंने आपको दी गई है, तो वो भी आप है उनका मुहावरा करना। और ऐसी बहुत सारी कहावतें हैं जो हमारे कहावतें और मुहावरे जो हमारी कक्षा की जो टेक्स्ट बुक है 9th कक्षा 9 और 10 की, तो उसमें भी ऐसी कहावतें और मुहावरे हैं वो दिए गए हैं। तो उन जब भी आप पढ़ो तो उसके नीचे भी आप अंडरलाइन करना। तो उसके साथ ही यहाँ पे हम अपने मुहावरे और कहावत यहाँ पे समाप्त करते हैं, यहाँ पे पूर्ण करते हैं। थैंक यू।